हेलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, जिसमें हम लोगों ने देखा था बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। सो ये आता है हम लोग का स्टडी नोट 5 में ऑफ पेपर 8। सो कितने टाइप्स के मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग होते हैं? देर आर 5 टाइप्स ऑफ मेथड्स फॉर कॉस्टिंग। पहला आता है जॉब कॉस्टिंग, फिर आता है बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड फाइनली आता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सो अभी हम लोग थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते हैं, क्योंकि जो करंट एग्जाम पेपर पैटर्न है उसमें थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखते हैं कि मेथड्स और टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग क्या है। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज द टेक्निक और प्रोसेस ऑफ एसरटेनिंग कॉस्ट। सो जब भी फॉर एग्जाम्पल ये एक स्केच पेन है और इसका हमें कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो हम लोग एक मेथड चूज़ करेंगे कि इस मेथड से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। सो वैसे ही अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग टाइप्स के मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चर एंड देयर नेचर। जैसे कि अभी हमें फॉर एग्जांपल कपबोर्ड बनाना है, कोई अलमीरा बनाना है घर के लिए, तो वो आ जाएगा जॉब कॉस्टिंग के अंदर, क्योंकि जैसा अलमीरा हमें चाहिए वैसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भी चाहिए, वो तो हमारे कस्टमाइजेशन पे डिपेंड करता है, तो वो आ जाता है जॉब कॉस्टिंग पे। और जैसे कि ये स्केच पेन का जो प्रोडक्शन होता है ये बैच बाय बैच प्रोडक्शन होता है, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनाए जाते हैं, तो इसको बोला जाता है बैच कॉस्टिंग। सो देखते हैं कि ब्रॉडली जो कॉस्टिंग मेथड्स होते हैं वो दो टाइप में डिवाइड किया गया है, दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, उसको बोला जाता है जॉब और टर्मिनल कॉस्टिंग, और दूसरा है ऑपरेशन कॉस्टिंग और प्रोसेस और पीरियड कॉस्टिंग। सो फर्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग क्या है। It is the category of basic costing methods applicable where the work consists of separate jobs or separate batches or contracts, each of which is authorized by a specific order or contract. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अलमीरा का। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक अलमीरा बनाना है, ये एक अलमीरा बनाना है, इसमें मुझे अलग अलग टाइप के शेल्फ्स चाहिए हैं। तो मेरा जो रिक्वायरमेंट है दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका भी वही रिक्वायरमेंट होगा। वैसे ही सिमिलरली जो जैसे कि हम लोग ये स्केच पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो एक बैच में हम लोग जितने भी पिंक कलर के स्केच पेन्स हैं वो सब प्रोड्यूस करेंगे, दूसरे बैच में हम लोग ग्रीन कलर का जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। या फिर इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल होता है मेडिसिन का। एक टाइप ऑफ मेडिसिन फॉर एग्जाम्पल सेट्रिजिन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो सिर्फ सेट्रिजिन ही प्रोड्यूस होगा, बहुत सारे बैचेस में बैच बाय बैच एक पर्टिकुलर मेडिसिन का ही प्रोडक्शन होगा। और बोला है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि ब्रिज बनाना है फॉर एग्जांपल, एक ब्रिज बनाना है आपको, तो वो ब्रिज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर को आपने दिया है, तो ये ब्रिज जैसे बनाया जाएगा ज़रूरी नहीं है कि दूसरे रिवर के ऊपर जो ब्रिज बनाया जाएगा वो भी सिमिलरली बनाया जाएगा। तो ये होता है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आपने जो ऑर्डर दिया है वो कितना ज़्यादा स्पेसिफाइड है, कितना ज़्यादा कस्टमाइज्ड है। सो ये बेसिकली जितने भी कस्टमाइजेशन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके कॉस्टिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। सो हमारे सिलेबस में ये 5 टाइप का गिवन है, जिसमें से ये जो फर्स्ट 3 है जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये आ जाता है हम लोग का स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग के अंडर में। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या होता है। फर्स्ट वाला है हम लोग का जॉब कॉस्टिंग। सो देखते हैं जॉब कॉस्टिंग क्या होता है। इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स और रेंडर सर्विसेज अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर्स एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फॉर स्टॉक। जो स्टॉक में रखने के लिए जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन चलता रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका जैसे कंटिन्यूअस प्रोडक्शन चलता रहता है, इसको स्टॉक करके रखा जाता है, ये हम लोग का जॉब कॉस्टिंग के अंडर में नहीं आएगा। यहाँ पर बोला गया है कि जॉब कॉस्टिंग के बहुत सारे दूसरे नाम हैं, जैसे कि स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोडक्शन ऑर्डर कॉस्टिंग, जॉब लॉट कॉस्टिंग एंड लॉट कॉस्टिंग। एवरी ऑर्डर इन जॉब कॉस्टिंग इज सेपरेट। ये तो हम लोगों ने देख लिया ये वाले एग्जाम्पल में
कि हर ऑर्डर इसमें अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि ये कस्टमाइज्ड होता है, स्पेसिफिकली ऑर्डर देकर इसको बनाया जाता है। And it is not essential that the same manufacturing operations will be carried out or the same materials will be utilized in respect of each. So ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से ये मैन्युफैक्चर किया गया दूसरा वाला जो अलमीरा है उसको भी वैसे ही करना है, ज़रूरी तो नहीं है। और जितना मटेरियल इसमें यूज़ हुआ दूसरे में भी उतना यूज़ होगा, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसे वाले केसेस में क्या होता है, इसको बनाने के लिए जितना लगा इसके जैसे एक और प्रोडक्ट, एक और यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हर चीज़ उतना ही यूज़ होगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है अ नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑर्डर्स और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मे बी कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म लॉट्स और बैचेस, ईच सच लॉट और बैच कंस्टिट्यूटिंग अ जॉब ऑर्डर। सो यहाँ पर बोल रहा है अगर ऐसे टाइप का सेम अलमीरा हमें बहुत सारा बनाने के लिए बोला है, फॉर एग्जाम्पल इसके 12 यूनिट्स हमें बनाने के लिए बोला है, तो वो आ जाएगा हम लोग का दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बैच प्रोडक्शन। नेक्स्ट बोल रहा है इन द जॉब कॉस्टिंग सिस्टम एन ऑर्डर और अ यूनिट और लॉट और बैच ऑफ अ प्रोडक्ट मे बी टेकन एज अ कॉस्ट यूनिट और अ जॉब। जैसे कि ये बनाने का जो है इसको हम लोग यहाँ इस केस में कॉस्ट यूनिट की तरह ले सकते हैं, मतलब इसी चीज़ का ही हमें कॉस्ट असरटेन करना है। इन जॉब कॉस्टिंग देयर इज नो एवरेजिंग ऑफ कॉस्ट एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट दैट इन द ascertainment ऑफ यूनिट कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ a lot of products in one order is obtained। सो इसका ये मतलब है कि जॉब कॉस्टिंग के केस में कॉस्ट को हम लोग एवरेजिंग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ओनली एक ही यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो हम लोग एवरेजिंग कैसे करेंगे। सेकेंड में ये बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है किसी एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड भी यूज़ हो जाए, 2 साल या 3 साल या 2.5 साल लग जाए किसी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। सो ये जो कॉस्टिंग होता है ये किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए रिलेटेड नहीं होता है। जॉब कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है ये इन 3 टाइप के मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर यूज़ होता है, जैसे कि जॉबिंग कंसर्न्स, स्मॉल फर्म्स, फिर है लार्ज एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इन सारे केसेस में क्या होता है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। सो फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ अ जॉबिंग कंसर्न। जॉबिंग कंसर्न मतलब जैसे मैंने आपको अलमीरा का एग्जाम्पल दिया था, उसको बोला जाता है जॉबिंग कंसर्न, जिसमें कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और हर प्रोडक्ट कस्टमर के हिसाब से ही कस्टमाइज किया जाता है। And they do not generally confine their activities to producing uniformly any specific product for sale। वो लोग अपने हिसाब से कुछ मतलब ऐसे यूनिफॉर्म प्रोडक्शन वहाँ पर नहीं होता है, वो कस्टमाइजेशन के हिसाब से प्रोडक्शन होता है। These are non-repetitive and unique। और क्योंकि ये लोग हर चीज़ को कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाते हैं, तो इनका जो मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो भी हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होता है, और उनका जो हर प्रोडक्ट है उसका टाइप, उसका साइज़ और उसके लिए कितना रॉ मटेरियल, कितना इक्विपमेंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी का चाहिए, कितने लेबर आवर्स चाहिए, ये सब भी वेरी करता रहता है। तो ऐसे कंसर्न के लिए जॉब कॉस्टिंग इज़ द बेस्ट। नेक्स्ट है स्मॉल फर्म्स। स्मॉल फर्म्स में क्या होता है ना, उनके पास उतना फंड नहीं रहता है कि वो लोग एक एंटायर प्रोडक्ट लाइन को एस्टेब्लिश कर ले, और क्योंकि उनके पास सेल भी बहुत कम होता है, तो उस केस में वो लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कोई प्रोडक्ट लॉन्ग रन में रहेगा कि नहीं। और ऑन अकाउंट ऑफ द फ्रीक्वेंट चेंजेस फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर, जॉब कॉस्टिंग वुड बी सूटेबल फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ ईच लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब हर लॉट के प्रोडक्ट्स के लिए जो कॉस्ट है वो डिटरमाइन करने के लिए जॉब कॉस्टिंग सूटेबल रहता है, क्योंकि वो लोग नहीं जान पाते हैं कि हम लोगों ने अगर ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है तो ये कितना दिन तक मार्केट में चलेगा। तो अगर नहीं चला तो उनको अगेन चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट, इसीलिए इसके केस में भी जॉब कॉस्टिंग ही सूटेबल रहता है। थर्ड है लार्ज एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इस केस में इसीलिए जॉब कॉस्टिंग को यूज़ किया जाता है क्योंकि जो लार्ज एंटरप्राइजेस होते हैं जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग टाइप के प्रोड्यूस होते हैं, तो वहाँ पे अ सिंगल डिपार्टमेंट वुड बी मैन्युफैक्चरिंग सेवरल प्रोडक्ट्स, और शायद वो एट अ टाइम ही सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता रहता है। तो उस केस में क्या होता है, कोई भी डिपार्टमेंट स्पेशलाइज्ड नहीं होता है किसी एक प्रोडक्ट लाइन को चलाने के लिए। तो ऐसे ही केस में
As definite process departments cannot be established, job costing is more suitable in such cases. अभी हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको बहुत सारे एमसीक्यूज में पूछ लेता है। जो हम लोग का फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर है, 25 मार्क्स का जो एमसीक्यू आता है, उसमें बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से जॉब कॉस्टिंग कौन से केस में एप्लीकेबल होगा, और उसमें 4 ऑप्शंस दिया रहेगा, आपको एक टिक करना है। इंजीनियरिंग कंसर्न्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में भी ये यूज़ होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला वो ब्रिज वाला एग्जाम्पल दिया था, या फिर किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को बनाना है, तो ये सब तो जॉब कॉस्टिंग के अंडर में ही आएगा। नेक्स्ट आता है शिप बिल्डिंग, फिर आता है फर्नीचर मेकिंग, हार्डवेयर एंड मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, किसी रिपेयर शॉप, या फिर कोई ऑटोमोबाइल गराज। इन सारे केसेस में क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग को ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर जॉब कॉस्टिंग। पहले क्या करना है, जब एक कस्टमर आपको अपना स्पेसिफिकेशन सारा बता देता है और एक इंडिकेशन दे देता है कि आप लोग इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो, जब आपको कस्टमर से ऑर्डर मिल जाता है, उसके बाद जो प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो क्या करती है, दैट प्रिपेयर्स अ सूटेबल डिज़ाइन फॉर द प्रोडक्ट। वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक सूटेबल डिज़ाइन बनाते हैं। इट वुड बी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू रिमेंबर दीज की फ्रेजेस। इसको आप इजीली सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। जब एक सूटेबल डिज़ाइन बन गया, अब क्या है नेक्स्ट, हमारे पास डिज़ाइन है, इसको आप समझने की कोशिश करो। हमारे पास डिज़ाइन अवेलेबल है, डिज़ाइन है हमारे पास। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको बनाना है। बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑब्वियसली रॉ मटेरियल चाहिए। तो आप फिर क्या डिसाइड करोगे कि कितना रॉ मटेरियल हमें इसको बनाने के लिए चाहिए होगा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल्स। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि अभी मटेरियल आ गया हमारे पास, हमको अभी उसको बनाना है। बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस चाहिए कि मटेरियल्स को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या ऑपरेशंस हमें करना है, क्या क्या प्लांट, क्या क्या मशीनरी हमें चाहिए होगा, कौन से शॉप्स, कौन से डिपार्टमेंट्स में हमें जाना होगा, और ये सब चीज़ें कौन से सीक्वेंस में होगा। नेक्स्ट आता है एक प्रोडक्शन ऑर्डर इशू होता है। उसके बाद लिस्ट ऑफ ऑपरेशन होने के बाद एक प्रोडक्शन ऑर्डर इशू होता है, जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है सारे शॉप्स को कि इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है। तो ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर होता है, ये बेसिकली इसमें क्या क्या रहता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ इसमें रहता है, जैसे कि डिटेल्ड पर्टिकुलर्स ऑफ द जॉब और प्रोडक्ट। फिर रहता है कि कितने क्वांटिटी में ये चीज़ मैन्युफैक्चर करना है हमें, इसका प्रोडक्शन कौन से डेट से स्टार्ट करना है और कौन से डेट में इसको हमें ख़त्म करना है। और क्या रहता है कि जितना भी मटेरियल्स हम लोगों ने ऑर्डर किया है, जितना भी मटेरियल हमें चाहिए होगा, उन सब का बिल ऑफ मटेरियल्स। फिर क्या क्या ऑपरेशंस होंगे और कौन से शॉप्स हमारे इन्वॉल्व होंगे इसको प्रोड्यूस करने में। तो ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर है, इसमें जनरली क्या होता है, जितने भी मटेरियल हमारा यूज़ हो रहा है उसका क्वांटिटी को ही इसमें बताया जाता है, और कितना हमें टाइम लगेगा एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ये भी बताया जाता है। और कुछ केसेस में क्या होता है, ये जो मटेरियल्स हैं उनके क्वांटिटी के साथ साथ वैल्यूज़ को भी वहाँ पर मेंशन किया जाता है। The production order also provides for the material and labor on account of normal wastage or spoilage of the product in the final stage or during the various stages of manufacture. So अभी क्या क्या stages हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के, ये हम लोग देख लेते हैं। Production orders is in general of 3 types. First आता है assembly type of order. Assembly type of order क्या होता है, जहाँ पर सारे कंपोनेंट्स पहले से ही खरीद लिए जाते हैं और उनको फैक्ट्री में ले जाकर असेंबल करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कि इस स्केच के सारे प्रोडक्ट्स, जैसे कि सारे कंपोनेंट्स, जैसे कि ये कैप हो गया, ये वाइट वाला हो गया, या फिर इसके अंदर जो रीफिल है ये हो गया, इसका जो निब है ये हो गया, ये सब हम लोग बाहर से खरीद कर ले आए हैं सारे कंपोनेंट्स, और उनको हम लोग फैक्ट्री में जाके असेंबल कर देंगे और एक प्रोडक्ट बना देंगे। उसको बोला जाता है असेंबली टाइप ऑफ ऑर्डर। A production order for assembly only is required. Next आता है सब असेंबली टाइप ऑफ ऑर्डर, और लास्टली आता है कंपोनेंट्स और पार्ट्स प्रोडक्शन टाइप। सो नेक्स्ट देखते हैं सब असेंबली टाइप ऑफ ऑर्डर क्या होता है। इस केस में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब पहले से ही हम लोग परचेज कर लेते हैं और उनको सब असेंबलीज में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जैसे कि एक पेन बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा उसके जो कंपोनेंट्स है वो सारे कंपोनेंट्स हम लोगों ने खरीद कर रखा है,
उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम लोग सब असेंबल करेंगे। सब असेंबल क्या होता है, जैसे कि थोड़ा थोड़ा पार्ट को हम उनको असेंबल कर देंगे। जैसे ये असेंबल हो गया, इसको हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया, तो ये भी अगेन असेंबल हो गया। तो उसके बाद क्या करते हैं, सब असेंबली करने के बाद उसको हम लोग अगेन फैक्ट्री में जाके पूरी तरह से असेंबल कर लेते हैं। और ये जो फाइनल असेंबली होने के बाद क्या हो जाता है, आपका जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो जाता है। इसका थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला जो टाइप्स है वो है कंपोनेंट्स और पार्ट्स प्रोडक्शन टाइप। इसमें क्या होता है, जो कंपोनेंट्स हैं वो भी मैन्युफैक्चर होते हैं। कंपोनेंट्स को भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उन्हें सब असेंबल करते हैं, और उसके बाद जितने भी सारे सब असेंबलीज हैं उन सबको अगेन हम लोग फाइनल प्रोडक्ट में असेंबल करके जो है फाइनल प्रोडक्ट हम बना लेते हैं। सेपरेट प्रोडक्शन ऑर्डर्स फॉर ईच कंपोनेंट, सब असेंबली एंड फाइनल असेंबली आर इशूड। सो आई होप आप लोगों को आज का जो क्लास है, आज हम लोगों ने थोड़ा नया टॉपिक पढ़ा है, जॉब कॉस्टिंग का जो पार्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आया जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा। और आने वाले क्लासेस में हम लोग इसका बाकी का थ्योरी पढ़ेंगे और डायरेक्टली जंप कर लेंगे इसके न्यूमेरिकल्स में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।